वेलकम डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम देखेंगे एक बड़ी शानदार मूवी जिसका नाम रहा है ये। मूवी की शुरुआत में एक सवाल छोड़ने वाला दृश्य दिखाया जाता है। एक तरफ से पुलिस फायरिंग करती नजर आती है तो दूसरी ओर बैंक रोबर्स उन पर गोलियां बरसा रहे होते हैं। ये चोर एक बैंक लूट कर भागे हैं और एक बिल्डिंग में छिप जाते हैं, लेकिन पुलिस उनके पीछे आ जाती है। काफ़ी देर तक हुई फायरिंग में 5 रोबर्स में से 4 ढेर हो चुके हैं। जब पुलिस बिल्डिंग में घुसती है तो उन्हें 5वां लुटेरा बड़ा घबराया हुआ नजर आता है। उसके सामने गन और फ़ोन पड़े होते हैं। जब रॉबर्ट्स अपना फ़ोन उठाने चलता है तो पुलिस समझती है कि वह गन उठाने वाला है और उस पर पुलिस गोली चला देती है, जिसकी उसकी भी मौत हो जाती है। बिल्डिंग के बाहर मीडिया वाले खड़े हैं। वो सब पुलिस पे सवाल दागते हैं कि जब चोरों को जिंदा पकड़ा जा सकता था तो आप लोगों ने उनका इनकाउंटर क्यों कर दिया। तब एक ऑफिसर जवाब देता है कि पहले उन्होंने ही गोलियां चलाई थीं, उसके बाद हमने जवाब दिया। पुलिस वही कदम उठाती है जो पब्लिक सेफ्टी के लिए जरूरी होता है। अब दोस्तों, हम सीधा 1 साल बाद का सीन देखते हैं। कुछ पुलिस वाले पेट्रोलिंग करते हुए नजर आते हैं। ऑफिसर को लगता है कि झाड़ियों के पीछे जरूर कुछ है। वो ऑफिसर उतरकर जैसे ही देखने जाता है, झाड़ी से विनोद नाम का एक युवक बाहर आता है और वह उस पर हमला कर देता है। देखते देखते विनोद के कई साथी और आ जाते हैं। वे सब मिलकर पुलिस वालों को बहुत बुरी तरीके से मारते हैं। फिर सब पुलिस वालों को जीप में बिठा देते हैं। विनोद ऑफिसर से कहता है, मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन मुझे पुलिस वाले पसंद नहीं है। मैं उनसे बहुत नफरत करता हूँ। फिर वे पुलिस की जीप स्टार्ट करके ट्रांसफर में घुसेड़ देते हैं, जिससे विस्फोट में सारे पुलिस वाले मौके पर ही मारे जाते हैं। फिर विनोद अपने ठिकाने पर आता है, जहाँ वो और उसके सभी साथी जमीन के अंदर बने सीवर सिस्टम में कुछ बड़ा और खतरनाक प्लान कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं ये हमें आगे मालूम चलेगा, लेकिन जब भी पता चलेगा तो होश उड़ा देगा। अब सीन पहुंचता है एक कांस्टेबल अर्जुन पर, जो अस्पताल में अपनी मां को देखने आया है, क्योंकि अगले दिन उसकी मां का ऑपरेशन होने वाला है। वो ट्यूमर से परेशान है। इसके लिए 18 लाख रुपए देने हैं। अर्जुन अपने पिता से कहता है, आप यहीं रुकिए, मैं पुलिस स्टेशन होकर आता हूँ और उधर से आते वक्त रुपए लेते आऊँगा। पिता उसके मान जाते हैं। अर्जुन पुलिस स्टेशन पहुँच जाता है। वो अपना ज्वाइनिंग लेटर लेने आया है। आज से उसकी कांस्टेबल की नौकरी शुरू हो रही है। यहाँ इसके 2 दोस्त भी आते हैं। वे भी अपना ज्वाइनिंग लेटर लेने आए हैं। ज्वाइनिंग लेटर मांगने पर पता चलता है कि इंस्पेक्टर है नहीं, वो बाहर गए हुए हैं। तो ये लोग बाहर बैठ के वेट करने लगते हैं। बाहर 3 कांस्टेबल और ज्वाइनिंग लेटर का वेट कर रहे थे। बातों से पता चलता है कि ये उन्हीं सिपाहियों के बेटे हैं जिनको विनोद और उसके दोस्तों ने मार डाला था। इन सबको इंतजार करते करते सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन इंस्पेक्टर नहीं आता है। अर्जुन अपने भाई को कॉल करता है और सारी समस्या बताकर सॉरी कहता है और कहता है कि कोई बात नहीं, हम पैसे सुबह लेकर आ जाएंगे, तुम परेशान मत होना। तभी एक सब इंस्पेक्टर आता है और वो कहता है, इंस्पेक्टर को अभी आने में टाइम लगेगा, जाओ तब तक खाली मत बैठो, जाओ और पेट्रोलिंग करके आओ। फिर क्या, सारे नए कांस्टेबल पेट्रोलिंग करने के लिए बाहर निकल पड़ते हैं। तभी रास्ते में बड़ी गुस्से में अन्नू अर्जुन से मिलती है और कहती है, कब से कॉल कर रही हूँ, तुम मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे हो। अर्जुन कहता है, मैं अपना फ़ोन हॉस्पिटल में भूल गया हूँ, दोस्त का फ़ोन यूज कर रहा हूँ। आगे अन्नू अर्जुन से कहती है कि तुम्हारे पास आज रात का ही वक्त है, कल मैं किसी और की हो जाऊंगी। यदि मुझसे प्यार करते हो और शादी करना चाहते हो, चलो भाग चलो। अर्जुन काफ़ी गंभीर हो जाता है, वो कुछ नहीं कहता है। दोस्तों, ऐसा क्यों होता है जानने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। अब पीछे दिखाया जाता है कि अर्जुन बहुत निहायती निकम्मा आवारा लड़का है। उसे किसी बात की चिंता परवाह नहीं होती है। दिन भर आवारागर्दी करता रहता है। 12वीं में भी उसने 7 बार एग्जाम दिया है, लेकिन अभी पास नहीं हुआ है। अर्जुन के पिता तो मिडिल मैन है, लेकिन उसके ख्वाब बहुत बड़े बड़े हैं। अपने पिता को ही उल्टा सीधा कहा करता है। अन्नू इसकी पड़ोसी थी और अर्जुन और अन्नू की दोस्ती हो जाती है। धीरे धीरे यही दोस्ती प्यार में बदल जाती है। दोनों छुप छुप कर घूमते हैं, फिल्में देखते हैं। इनका रोज का यही रूटीन बन गया था। एक दिन अन्नू के पिताजी इन दोनों को देख लेते हैं। फिर अर्जुन अन्नू के पिताजी से अन्नू का हाथ मांगने जाता है। उसके पिता को सब इसकी कहानी पता होती है। वे शादी करने से मना कर देते हैं। कहते हैं कि प्यार से ही थोड़ा शादी चलती है, कुछ काम वाम भी करना चाहिए। वो वहाँ से वापस आ जाता है, सारी बात अपने पेरेंट्स को बताता है। फिर पिता से कहता है, काश ढेर सारे पैसे होते आपके पास तो अन्नू का बाप अमीर बाप का लड़का समझकर फटाक से शादी कर देता। ये बातें सुनकर अर्जुन के पिता का कलेजा छन्नी हो जाता है। रोज रोज उसकी ऐसी गैर जिम्मेदाराना बातें सुनकर वो ऊब गए थे।
वो अर्जुन पर झल्लाकर बोलते हैं कि तूने कभी अपनी माँ को देखा है? उसे ट्यूमर है, उसका ऑपरेशन होना है, लेकिन वो ऑपरेशन नहीं करा रही है। वो चाहती है जो मैंने 18 लाख रुपए इसके ऑपरेशन के लिए एकत्रित किए हैं, बचाए हैं, उससे तू कोई काम धंधा कर लेगा। लेकिन क्या तूने कभी अपनी माँ से प्यार से बात भी की है? तुझे तो बस पैसे चाहिए, ये ले पैसे और मेरा घर भी ले ले। मैं तो तेरी माँ के मरने के बाद वैसे भी आत्महत्या कर लूँगा, तेरे साथ तो जी नहीं सकता। ये बात सुनकर अर्जुन पहली बार बहुत रोता है। उसको पछतावा होता है कि ये मैंने क्या कर दिया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। इसलिए वो मेहनत करके कांस्टेबल की नौकरी हासिल करता है। और इसके बाद उसके पिता अन्नू के पिता के पास अन्नू का हाथ मांगने जाते हैं, लेकिन उसके पिता ये कहकर मना कर देते हैं, कोई पूछेगा तो मैं क्या बताऊंगा, मेरा दामाद कांस्टेबल है, अरे कम से कम सब इंस्पेक्टर तो होता। अन्नू के पिता ज़बरदस्ती अन्नू की मंगनी किसी और से कर देते हैं। इसलिए अन्नू अर्जुन से मिलने आई थी और वो कहती है अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो भाग कर शादी कर लें। लेकिन अर्जुन कहता है वो ऐसा कोई काम नहीं करेगा जिससे उसके पिता जी को शर्मिंदा होना पड़े। फिर अन्नू ये कहकर चली जाती है कि अर्जुन के पास आज रात 12 बजे तक समय है, अगर उसने उसे कॉल नहीं किया तो फिर उसे कभी नहीं देख पाएगा। दोस्तों फिर क्या होता है, अन्नू के जाने के बाद सारे सिपाही पेट्रोलिंग करने लगते हैं। तभी उन्हें टनल से एक आदमी निकलता नजर आता है। पहले तो सब उसे देख बड़ा हैरान होते हैं, आखिर इतनी रात ये यहाँ कर क्या रहा, वो भी टनल में। इससे पहले वो उससे कुछ पूछ पाते, वो पुलिस देखकर भागना शुरू कर देता है। ये सब उसका पीछा करते करते एक स्लम एरिया में पहुंच जाते हैं, जहां सिर्फ झोपड़ियाँ और झोपड़ियाँ थीं। एक भूल भुलैया थी, सब झोपड़ियाँ खाली थीं क्योंकि गवर्नमेंट ने सबको वहां से निकाल दिया था। अब वहाँ बड़ी बिल्डिंग बनने वाली थी। इतनी भूल भुलैया में वो आदमी कहीं खो गया, ये लोग ढूंढ नहीं पाते हैं। फिर ये सब क्या करते हैं, दो दो के ग्रुप में बटकर उसे ढूंढने लगते हैं। तभी दो सिपाहियों को वहाँ एक आदमी दिखता है, वो और कोई नहीं बल्कि विनोद ही होता है। वो दोनों सिपाही बाकी को भी बुला लेते हैं, सब आ जाते हैं। अब उससे पूछते हैं कि तू कौन है और इतनी रात यहाँ क्या कर रहा है। इन्हें क्या पता था कि ये शेर की गुफा में आके शेर से ही उसके ठिकाने के बारे में पूछ रहे हैं। विनोद कोई जवाब नहीं देता तो एक कांस्टेबल रमेश उसका कॉलर पकड़कर पुलिसिया अंदाज में पूछने लगता है, भाई नए नए पुलिस वाले बने थे ना, तो क्या करते। फिर क्या था दोस्तों, विनोद पुलिस वालों से तो नफरत करता ही था और इस एक्टिंग पर वो आग बबूला हो जाता है और फिर विनोद रमेश का सर एक ही वार में धड़ से अलग कर देता है। दिल दहला देने वाली ये हत्या देखकर बाकी पुलिस वालों की रूह कांप जाती है। वे सब डर कर अपनी जान बचाने के लिए उधर उधर भागने लगते हैं। विनोद अपने साथियों से कहता है, एक भी पुलिस वाला जिंदा नहीं बचना चाहिए, मुझे सबकी लाशें मेरी नजरों के सामने चाहिए। भागते भागते एक और कांस्टेबल पकड़ा जाता है और वो भी बेचारा मारा जाता है। सारे कांस्टेबल यही सोचते हैं कि अरे ये कौन है जो पुलिस वालों से इतनी नफरत करता है और उनकी निर्मम हत्या कर रहा है। तभी अर्जुन अपने साथी राम से कहता है कि अब हमें स्टेशन में खबर करनी चाहिए बैकअप के लिए। हम सब निहत्थे भी हैं और इतने कम है कि इनका मुकाबला भी नहीं कर सकते। लेकिन उनकी किस्मत ही फूटी थी, किसी के फ़ोन में नेटवर्क नहीं था, केवल रमेश के फ़ोन में नेटवर्क आ रहा था। वो अब जिंदा भी नहीं है, उसकी लाश भी उन्हीं गुंडों के कब्जे में है। अब क्या था, बचने के लिए अर्जुन एक घर में छुप जाता है जहाँ एक बच्चे के साथ एक महिला होती है। अर्जुन कहता है, चिल्लाना मत, वे गुंडे हमें मार डालेंगे, कुछ देर के लिए हमें रुकने दो। तो वो महिला कहती है कि हमने रहने दिया तो वो सब हमें भी मार डालेंगे। यदि तुम्हारे फ़ोन में नेटवर्क नहीं आ रहा है तो 3 गली छोड़कर जाइए और सामने वाले घर पर छत पर एक लाल एंटीना है, वे बदमाश वहीं से अपना सारा काम चलाते हैं। फिर अर्जुन अपने साथी राम के साथ उस घर में जाता है। वहाँ विनोद होता है, उसने दोनों कांस्टेबल की लाशें वहीं रख रखी थीं। विनोद जैसे ही घर से बाहर जाता है, दोनों अंदर जाते हैं रमेश का मोबाइल लेने के लिए। फिर अंदर अर्जुन को कुछ ऐसा नजर आता है कि उसे देखकर अर्जुन के होश उड़ जाते हैं। अर्जुन के सामने टेबल पर पूरे शहर के सीवर सिस्टम का मैप था। मैप में शहर के सारे बैंकों के लाकर मार्क किए गए थे और वे सीवर से कनेक्ट किए गए थे। इसका मतलब था कि विनोद अपने साथियों के साथ शहर के सारे बैंकों को लूटने वाला था, वो भी आज रात 2 बजे, जो मैप पे साफ साफ लिखा भी था। अब अर्जुन को खुद की सुरक्षा से अधिक बैंकों की परवाह होती है, क्योंकि चोरी से तो उसके 8 लाख रुपए भी चले जाएंगे जो उसकी माँ के इलाज के लिए उसके पिताजी ने जमा किए थे। वो सोचता है ऐसे ना जाने कितने लोग होंगे जिनको पैसों की ज़रूरत होगी और उनका पैसा बैंकों में रखा होगा। सबके सपनों और उम्मीदों पर तो पानी फिर जाएगा। फिर अर्जुन किसी भी तरीके से इन्हें रोकना चाहता है।
तभी टेबल पर उसे अपना ज्वाइनिंग लेटर भी मिलता है। अर्जुन और हैरान हो जाता है कि इसे तो इंस्पेक्टर के पास होना चाहिए था, कहीं इंस्पेक्टर भी तो नहीं मिला हुआ है। अगर ऐसा हुआ तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। राम कहता है, अरे भाई, पहले स्वयं की जान बचाई जाए, उसके बाद बैंकों के बारे में सोचेंगे। फिर इधर विनोद को दिखाया जाता है जिसने अन्नू को भी किडनैप कर रखा था। विनोद अन्नू से कहता है, तुम खुद की परवाह किए बिना अर्जुन की कॉल का इंतजार कर रही हो। मुझे भी उसकी कॉल का इंतजार है, लेकिन वो अभी खुद की जिंदगी और मौत से लड़ रहा है। उसे भूल जाओ, वो जिंदा नहीं रहने वाला। अन्नू ये सुनकर बहुत हैरान होती है कि इसे तो सब कुछ पता है, लगता है इसने अर्जुन को किसी मुसीबत में डाल रखा है। तभी इधर राम अर्जुन से कहता है, भाई तेरा ही ज्वाइनिंग लेटर यहाँ पर क्यों है? क्या वे गुंडे तेरे बारे में जानते हैं या उनका तुम्हारे साथ कोई संबंध है? ये सुन अर्जुन भी बहुत हैरान होता है, आखिर उसका ही ज्वाइनिंग लेटर क्यों है यहाँ पर, वह कुछ समझ नहीं पाता। फिर अर्जुन कहता है, फिलहाल हम अपने डिपार्टमेंट में किसी का भी भरोसा नहीं कर सकते, पता नहीं कौन इन गुंडों से मिला हो। तभी वहाँ पर राम को कई रेडियो दिखाई देते हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी से विनोद टनल में अपने साथियों से बातें किया करता था। राम कहता है, अगर वाकी टाकी मिल जाए और अपने स्टेशन की फ्रीक्वेंसी मिल जाए तो हम वाकी टाकी से अपने सारे पुलिस वालों को इसकी सूचना दे सकते हैं। फिर राम सोच समझकर दिमाग लगाता है, अगर किसी पर विश्वास नहीं कर सकते हैं तो जो लड़का चाय देने वाला आता है फिर उसको कॉल करता है और उससे स्टेशन की फ्रीक्वेंसी पता करता है। अब वो वाकी टाकी तलाशते हैं। तभी अर्जुन के दो और साथी मिल जाते हैं जो भाग्य से अभी तक जिंदा थे। तभी उन्हें एक बदमाश नजर आता है जो उन सबको ही ढूंढ रहा था। अर्जुन उस पर हमला करता है और उसे बेहोश कर देता है, उसका वाकी टाकी ले लेता है। अब बाकी था तो बस रेडियो से पुलिस की फ्रीक्वेंसी को कनेक्ट करना। अर्जुन अन्य दो साथियों को वाकी टाकी देकर कहता है कि जैसे ही फ्रीक्वेंसी कनेक्ट हो तुम अच्छे से अलर्ट सूचना दे देना। राम के साथ फिर अर्जुन उसी कमरे में जाता है जहाँ पर रेडियो रखे थे। फिर राम फ्रीक्वेंसी कनेक्ट करने लगता है। तभी विनोद के कुछ आदमी आ जाते हैं, राम को पकड़ लेते हैं। अर्जुन किसी तरह से बच जाता है। वे राम को विनोद के सामने ले जाते हैं। विनोद राम को घायल करता है और उससे अर्जुन का पता पूछता है। कहता है, तुम नहीं बताओगे तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। तभी अन्नू विनोद से कहते हैं, आखिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, क्यों इन बेकसूर लोगों को मार रहे हो? तब विनोद अन्नू से कहता है, आज मैं जो कुछ भी हूँ तो इन्हीं पुलिस वालों की वजह से ही हूँ। हर विलेन के पीछे एक दर्दनाक कहानी होती है। जानना चाहती हो मेरी कहानी? तो सुनो। वो बताता है कि उसका भी गांव एक खुशहाल गांव था, वहाँ खेती करना ही सबसे बड़ा काम था। तभी एक जगह कोयला निकलता है, शहर की बड़ी फैक्ट्री वहाँ पर अपनी फैक्ट्री लगा देती है और धीरे धीरे हमारे गांव में पानी आना बंद हो जाता है, क्योंकि फैक्ट्री वाले सारा पानी यूज कर रहे थे। जब हम मदद मांगने जाते हैं तो बैंक वाले बिना कागज से भारी लोन दे देते हैं ताकि मोटर लगाकर पानी निकाला जा सके, लेकिन धीरे धीरे मोटर से भी पानी आना बंद हो जाता है। फिर बैंक वाले जो कर्ज देते हैं वो कर्ज मारने लगते हैं, हमारे लोगों को बेइज्जत करते हैं। तब हम पुलिस वालों के पास जाते हैं तो वो भी हमारी मदद नहीं करते, क्योंकि वो फैक्ट्री वाले से मिले थे। इसलिए हमारे बुजुर्ग लोग इज्जतदार आदमी थे, वो बार बार बैंक के तगादे से परेशान हो गए थे और इसीलिए मेरे पिताजी के साथ कई लोगों ने आत्महत्या कर ली। जो लोग बचे थे वो बैंक का कर्ज अदा करने के लिए अपनी ज़मीनें बेचकर फैक्ट्री में ही माइनिंग का काम करने लगे। प्रकार हमारे गांव वालों का पैसा ही बैंकों में जमा था, इसलिए मेरे गांव वाले ने और मेरे भाई ने बैंक को लूटा और बैंक लूटकर जब भाग रहे थे तो पुलिस वाले उनका इनकाउंटर कर दिए, जबकि वो उन्हें जिंदा पकड़ सकते थे। तब से मैं पुलिस वालों से बहुत नफरत करता हूँ। जिनको गरीबों की मदद करनी चाहिए वही उनका खून चूसते हैं। मैं किसी भी पुलिस वाले को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये सुनकर अन्नू भी बहुत परेशान होती है, लेकिन कर भी क्या सकती थी। विनोद राम को बुरी तरीके से घायल कर देता है, फिर उसको छोड़ देता है। दरअसल ये भी विनोद की चाल थी, जैसे ही बाकी पुलिस वाले उसकी मदद के लिए आएंगे तो वो उन्हें भी पकड़ लेगा। अर्जुन राम की हालत देखकर बहुत दुखी होता है और वो बाहर उसके पास आ जाता है। राम अंतिम सांसें ले रहा था। वो अर्जुन से कहता है, भाई मेरी माँ का ख्याल रखना, मेरे अलावा उनका कोई नहीं है। इतना कहकर राम भी मर जाता है। उधर राम की माँ को दिखाया जाता है जो बेचारी बार बार अपने बेटे को कॉल कर रही होती है। उसे क्या पता कि उसके आंखों का तारा अब बुझ चुका है, वो कभी फ़ोन नहीं उठाएगा। फिर अर्जुन को दिखाया जाता है जो बहुत दुखी होता है। वो मन में सोचता है कि सब एक एक करके मर रहे हैं और मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। तभी वहाँ पर एसआई आ जाता है जो विनोद से मिला हुआ था। वो उनको देख लेता है, सभी पर गोलियां चलाता है। अर्जुन और उसके साथी उससे बच निकलते हैं। फिर एसआई विनोद से कहता है, कोई बचना नहीं चाहिए, अगर ये बच गए तो मैं फंस जाऊंगा। इतना कहकर वो तो चला जाता है। फिर बचने के दौरान ही अर्जुन ने वाकी टाकी ले लिया था एसआई का, जो पहले से ही पुलिस फ्रिक्वेंसी से कनेक्ट था।
अब अर्जुन सभी पुलिस डिपार्टमेंट को अलर्ट कर देता है कि आज रात 2 बजे सारे बैंक लूटे जाने वाले हैं। सभी पुलिस डिपार्टमेंट एक्टिव हो जाते हैं, बैंकों की सुरक्षा बढ़ा देते हैं। इधर उसी महिला से अर्जुन को पता चलता है कि अन्नू को भी विनोद ने किडनैप कर लिया है। वो महिला अन्नू के पास अर्जुन को ले जाती है। वहां पहुंचकर पता चलता है वो महिला विनोद की ही पत्नी है। उसने पहले अर्जुन का विश्वास जीता, फिर उसे विनोद के पास ले आई। विनोद कहता है, क्यों रे, फंस गया ना? तू मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, बाकियों की जान से ज़्यादा तेरी जान इम्पोर्टेंट है और तेरी जान मैं ही लूँगा। तू ही है जिसकी वजह से मेरे भाई की मौत हुई थी। तब दोस्तों एक और फ्लैशबैक दिखाया जाता है। जब विनोद का भाई बैंक लूटकर अपने साथियों के साथ भाग रहा था तो पुलिस से बचने के चक्कर में उसके बाइक से अर्जुन की मां का एक्सीडेंट हो जाता है। फिर पुलिस उसका पीछा करती है। पुलिस तो उसे नहीं पकड़ पाती है, लेकिन अर्जुन उसके पीछे लगा रहता है। फिर वो सब जिस घर में छुपते हैं अर्जुन वहां तक पहुंच जाता है। पहले तो अर्जुन उस घर को बाहर से लॉक कर देता है, फिर पुलिस वालों को सूचना दे देता है। इसलिए अर्जुन जाने अनजाने वो व्यक्ति था जिसकी वजह से उसके भाई की मौत हुई थी। इसलिए विनोद अर्जुन से बदला लेना चाहता है। ये बात सुनकर अर्जुन को भी बहुत दुख होता है। वो सॉरी भी बोलता है और बोलता है, तुम्हारे भाई की ही गलती थी, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया है। लेकिन विनोद कुछ सुनता नहीं है। विनोद के सर पे तो बस बदला लेने का खुमार छाया हुआ था। उसको तो फिर सिर्फ बदला और बदला ही चाहिए था। फिर दोनों में फाइट होने लगती है। उधर दिखाया जाता है कि विनोद के साथी शहर के सारे बैंक खाली कर देते हैं। डीजीपी ऑर्डर देता है कि जिस टनल से चोर भागे हैं उसी टनल से उनका पीछा किया जाए और सभी का पकड़ा जाए। अब शहर की सारी पुलिस टनल के अंदर लुटेरों को ढूंढ रही थी। इधर अर्जुन अपने एक साथी को बचाकर बाहर ले आता है, लेकिन वो इतना घायल होता है कि वो ज़्यादा देर जिंदा नहीं रह पाता है, वो भी मर जाता है। अर्जुन अब बहुत टूट जाता है। तभी अर्जुन के दिमाग में वो महिला आती है कि यदि वो विनोद की पत्नी थी तो उसने उसकी मदद क्यों की और उस कमरे का पता क्यों बताया जहाँ पर ये सारा प्लान रखा हुआ था कि ये सब बैंक को लूटने वाले हैं और आज रात 2 बजे ही लूटने वाले हैं। अब अर्जुन विनोद का प्लान समझ जाता है कि हम सब यहाँ पर अपने आप नहीं आए, बल्कि हम सबको यहाँ पर लाया गया है, क्योंकि ईसाई भी मिला था, ईसाई ने ही इनको भेजा था वहाँ पर। और फिर अर्जुन समझ जाता है कि ये बैंक लूटना तो बस पुलिस वालों को चारा डालना है कि उन्हें टनल में कैसे लाया जाए, क्योंकि अर्जुन अब जहाँ भी देख रहा था तो टनल में डायनामाइट लगे थे और विनोद ने बताया था कि जब वो माइनिंग करता था तो वहाँ पर भी डायनामाइट लगाने का ही काम करता था। अर्थात विनोद सारे पुलिस वालों को मारना चाहता है। बैंक तो लूटना बस एक बहाना है। सारे पुलिस वाले अब टनल में जा भी चुके हैं, अब बस विनोद को एक बटन दबानी है, सारे पुलिस वाले मारे जाएंगे। अब अर्जुन विनोद के पास वापस जाता है और उसे समझाता है कि सारे पुलिस वाले एक जैसे नहीं होते हैं, उनका भी परिवार है, बच्चे हैं, बीबी हैं, माँ है, बाप है, परिवार वाले उनका घर पर इंतजार करते हैं। कुछ लोगों ने तुम्हारे साथ अन्याय किया, इसका मतलब ये तो नहीं है कि सारे पुलिस वाले खराब हैं। तो विनोद कहता है, जो अच्छे पुलिस वाले हैं मैं उनको अच्छी तरीके से दफनाऊंगा और बाकी को ऐसे ही डाल दूंगा। अर्थात विनोद के सर पर केवल बदला लेने का खुमार छाया हुआ था। फिर और भी कोशिश करता है अर्जुन उसको समझाने का कि अगर तुम अपने गांव वालों से प्यार करते हो तो ऐसा क्यों कर रहे हो, सारे पुलिस वालों ने गलती नहीं की। लेकिन विनोद किसी हालत में मानने को तैयार नहीं था। तब अर्जुन लड़ने का फैसला करता है और उसके गुंडों से अच्छी तरह से लड़ता है, सभी गुंडों वालों को धो देता है। और जैसे ही विनोद वो बटन प्रेस करने वाला होता है डायनामाइट की, अर्जुन उसे गोली मार देता है और वो वहीं पर मारा जाता है। फिर विनोद की बीवी विनोद का अधूरा काम पूरा करने के लिए बटन प्रेस करने के लिए आगे बढ़ती है, तो अर्जुन को ना चाहते हुए भी उसको गोली मारनी पड़ती है। लेकिन अर्जुन ने उसके टांग पे गोली मारी थी, लेकिन वो फिसल कर गिर जाती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। के बाद दिखाया जाता है कि सारे पुलिस वाले अर्जुन को शाबाशी देते हैं और कहते हैं तुमने अच्छा काम किया है, इतने पुलिस वालों की जान बचाई है। अर्जुन कहता है कि अगर कुछ पुलिस वालों ने अच्छा किया होता तो ये नौबत ही ना आती। सब खुश थे, सब अच्छा था, लेकिन एक बच्चा बहुत दुखी था। वो बच्चा था विनोद का बच्चा, जो देख रहा था इन सभी को और बहुत गुस्से से देख रहा था। अर्थात अगले पार्ट में जो विनोद का अधूरा काम है वो ये बच्चा पूरा करेगा। तो दोस्तों, ये मूवी की व्याख्या कैसी लगी हमें ज़रूर कमेंट में बताना। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना। हम मिलेंगे अगली कोई थ्रिलर मूवी में। जय हिंद, जय भारत।